मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स का। एक अपर जीआईटी का एक टॉपिक है और क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन क्या है? जैसे हम जानते हैं कि आफ्टर मेस्टिकेशन जब हम फूड को, बोलस को जब हम इनटेक करते हैं तो वह बोलस टंग के बाद ये फेरिंक्स से होते हुए और लैरिंग्स के बाद ये फिर ऑसोफेगस में इंटर करता है। ये ट्रैकिया है और यहाँ पर ये ऑसोफेगस है। ऑसोफेगस में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर में अपर ऑसोफेजल स्फिंक्टर और लोअर में लोअर ऑसोफेजल स्फिंक्टर। इसके बाद फिर यहाँ से स्टमक का पार्ट आ जाता है, यहाँ से स्टमक। अब ये हाफ पार्ट आपके माउथ का पार्ट है, ये यहाँ पर उब्यूला हो जाता है, ये उब्यूला ये अपर पार्ट हो गया फिर, और यहाँ पे फेरिंग्स हो जाता है ये। अब जो भी बोलस होती है वह बोलस यहाँ से होते हुए अब इस बोलस को प्रेस कौन करता है? टंग, चीक, लिप, पैलेट, ये सब मिल करके बोलस को इधर से और यहाँ से पुश करता है। पुश करने पे क्या होता है कि जो अपर ऑसोफेगस स्फिंक्टर ये ओपन होता है और फूड इस ऑसोफेगस के सहारे होते हुए और लोअर ऑसोफेगस स्फिंक्टर तक आता है। यहाँ पे फिर ये अपने आप खुल जाता है। ये जो होती है वॉलंटरी ओपन होता है, ये इनवॉलंटरी ओपन होती है, क्योंकि यह जो होती है अपर ऑसोफेगस स्फिंक्टर होती है यह स्केलेटल मसल्स का बना होता है और लोअर ऑसोफेगस स्फिंक्टर जो होता है स्मूथ मसल्स का बना होता है। तो स्मूथ मसल जो होती है वो इनवॉलंटरी वर्क करती है, ये वॉलंटरी वर्क करता है। तो ये हम लोग इसको ओपन करते हैं बाय प्रेस के द्वारा। जब लोग फेरेंजियल मसल्स को जब लोग कंट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से ये ओपन होता है। इसके बाद यहाँ पर फूड आने के बाद ये फूड जो होता है वो स्टमक में चला आता है। तो ये जो फूड है ये यहाँ से यहाँ तक जो आ जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो ग्लूटिनेशन मीन्स ingestion of food and then it enter in stomach by the process of phagia। इस प्रोसेस को हम लोग फेजिया बोलते हैं और ये हम लोग ग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है जो फूड यहाँ आ जाती है, लेकिन जब ये फूड इस स्फिंक्टर से ही यहाँ से लोअर ऑसोफेजियल स्फिंक्टर से नीचे नहीं आकर किसी कारणवश ये बैक रिटर्न हो जाता है, अगर तो माउथ से जब एक्सपेल कर जाता है बाहर की तरफ, इसको हम लोग रीगर्जिटेशन बोलते हैं। वोमिटिंग अलग होती है। वोमिटिंग का मतलब होता है वह फूड सब्सटेंस, वह सब्सटेंस जो इंटेस्टाइन या स्टमक से जब एक्सपेल आउट होता है रिवर्स, तो उसको हम लोग वोमिटिंग बोलते हैं। यह एक रिफ्लक्स प्रोसेस है। The reflux of food content from intestine or stomach, this condition is not vomiting, but the food content reflux from lower esophageal sphincter, lower esophageal sphincter, इसका दूसरा नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो the food reflux from the cardiac sphincter, this condition are known as regurgitation। अब हम लोग चलते हैं कि इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है रिगर्जिटेशन। सबसे ज्यादा रिगर्जिटेशन का कारण होता है यहाँ पर स्टमक से। क्या होती है? अगर बाय द वे गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रिक अल्सर है, GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अगर डिजीज हो, उस कंडीशन में ये रिगर्जिटेशन होता है। नंबर 2, ओवरलोड। अगर ज्यादा अगर हम लोग फूड इंटेक कर लेते हैं तो ज्यादा फूड इंटेक करने के कारण भी यह रिगर्जिटेशन होती है। अगला कंडीशन, अब्सेंस ऑफ घ्रेलिन। घ्रेलिन एक हार्मोन होता है, पारा हार्मोन बोलते हैं उसको, पाराक्राइन बोलते हैं। पारा हार्मोन इज सिंथेसिस, आल्सो घ्रेलिन सिंथेसिस फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर सेल्स। और घ्रेलिन का काम क्या होता है कि वह फूड के इंटेंसिटी को बढ़ाता है, यानी कि हम खाना खाने की इंटेंसिटी बढ़ाता है। तो जब
घ्रेलिन कभी कभी इनएक्टिव हो जाता है। कब? जब स्ट्रेस में आ जाते हैं कभी, या कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे डिप्रेशन में दोनों चीज होती है, या तो बहुत खाना खाता है, नहीं तो खाना खाना बंद कर देता है। दोनों बात होती है डिप्रेशन में, दोनों का दो मैकेनिज्म होगी। हम लोग इसको डिप्रेशन जब पढ़ाएंगे, बताएंगे वीडियो में बताएंगे आपको कि डिप्रेशन में भी दो कंडीशन होती है। ज्यादातर स्ट्रेस में क्या होता है, घ्रेलिन इनएक्टिव होता है, या फिर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने पर, अगर मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो उस केस में घ्रेलिन क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं या फिर बैड स्मेल आ गया, हम खाना तो अच्छी जगह पर रखते हैं, खाना से मतलब नहीं होती है, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्मेलिंग गड़बड़ हो, जैसे मान लो कोई बाथरूम का स्मेलिंग आ गया, कोई शौचालय का स्मेलिंग हो गई, और उस जगह कितना भी अच्छा खाना रहे तो वो ऐसा लगता है कि बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें घ्रेलिन जो होती है वो पहले ही इनएक्टिव हो जाता है। अगला कंडीशन, अगर भूख लगा रहे और चाय पी लेते हैं, चाय से क्या होता है कि चाय से भूख क्यों मर जाती है, क्योंकि चाय घ्रेलिन को इनएक्टिव कर देता है। तो उसके बाद क्या होगा, खाना खाने का इंटेंसिटी क्या होता है उसमें डिक्रीज किया जाता है। तो घ्रेलिन जो होती है, घ्रेलिन इस कंडीशन में क्या होता है, इनएक्टिव हो गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है इसमें कि अगर बाय द वे कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया, अगर सपोज दैट अगर अल्कोहल वगैरह इंटेक हो जाता है या फिर स्मोकिंग वगैरह होती है, तो स्मोकिंग के कारण भी क्या होता है कि वह घ्रेलिन इनएक्टिव होता है, या फिर अबनॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टिमुलेट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है, या फिर अगर फूड में टॉक्सिसिटी होती है, तो उस कंडीशन में भी कभी कभी बेब उल्टा बनता है। जैसे एक बताएंगे आपको, हम एक नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, नोजिया एंड वोमिटिंग होती क्या है कि ऐसे स्टमक में जहां पर कार्डियक नोच होती है ना, इस जगह पे पेस मेकर सेल होती है। ऐसे तो हम पेस मेकर बोलते हैं जो हार्ट में होता है, एसए नोड या एवी नोड बोलते हैं, लेकिन स्टमक में भी एक पॉइंट होती है जिसको पेस मेकर कहते हैं। मतलब स्टमक से भी वोल्टेज बनता है, वह वोल्टेज किसके लिए रहता है, इसके अपने लिए रहता है। यहाँ से वोल्टेज बना, यह स्टमक में ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कराता है। ये तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए अपना बनता है। अगर ये पेस मेकर वोल्टेज ऊपर की तरफ चला जाता है, अगर ऐसे चला गया, तो इस केस में क्या होगी, ये जो इम्पल्स है वह उल्टा हो जाता है, रिगर्जिटेशन होती है। नेक्स्ट कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक्लासिया कार्डिया। जैसे व्हाट इज एक्लासिया कार्डिया, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन फेल हो जाता है। यह एक डिजीज है जिस कंडीशन में यह स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होती है, और रिलैक्सेशन जब फेल कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्लासिया बोलते हैं। और कार्डिया इसलिए कि यह कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पर फेल कर जाता है। तो एक्लासिया कार्डिया बहुत सारे डिजीज में होती है, चाहे वह नर्व ऑर्गन प्लेक्सस डैमेज कर जाता है, या फिर ट्रिपेनोसोम स्क्रूजी के वजह से चागस डिजीज के कारण, ये सबसे बहुत सारे कंडीशन होता है जिसकी वजह से ऐसा कंडीशन होती है। नेक्स्ट डिजीज हाइटस हर्निया, यहाँ जो डायफ्रामिक हर्निया उसको बोलते हैं। तो हाइटस हर्निया में यहाँ भी क्या होती है कि यहाँ पर जो एसोफेगस होता है इस तरह से टर्न कर जाती है। तो ऐसा जो होती है इसमें भी आपको क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा। नेक्स्ट कंडीशन ऑसोफेजियल स्टेनोसिस, इसका जो लूमेन होता है वो पतला हो जाता है, तो इस कंडीशन से भी रिगर्जिटेशन होगा। ऑसोफेजियल वेब, अगर सपोज स्टमक यहाँ पर ऑसोफेगस में अगर म्यूकस मेम्ब्रेन अगर बाय द वे वेब का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट ऑसोफेजाइटिस, ऑसोफेगस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगी, वेब जो होता है वो फूड नीचे नहीं जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन ऑसोफेजियल डायवर्टिकुलम, ऑसोफेगस में हम लोग पॉच बन जाता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑसोफेजियल ट्यूमर, ट्यूमर के बाहर में कोई ट्यूमर हो, अगर ऑसोफेगस के बाहर में ट्यूमर हो तो उस कंडीशन में भी ये कंप्रेशन होगी। नेक्स्ट ऑर्टिक एनोडिज्म, तो एनोडिज्म के कारण क्या होता है कि ऑसोफेगस कंप्रेस करता है बाहर से, तो उसके कारण भी रिगर्जिटेशन हो सकती है। यानी ऑसोफेगस का कोई भी अगर डिजीज होगी तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। एक कभी कभी देखते हैं लोग जैसे मेलोडी व्हील सिंड्रोम होती है, मेलोडी सिंड्रोम जिसमें क्या होता है कि ऑसोफेगस का लोअर पार्ट में अल्सरेशन हो जाती है, ये सब कंडीशन से भी रिगर्जिटेशन होती है। नेक्स्ट कंडीशन, अब मान लीजिए यहाँ पर लेरिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस अगर हो, ऐसा भी हो सकता है। अब तो ये तो कॉज हो गया, यहाँ पे कुछ लोकल कॉज होगा जो ऑसोफेगस का कॉज है या फिर स्टमक कॉज है। कुछ कॉज जैसे आता है ओल्ड एज में, जैसे मान ले जाए पार्किंसन हो गया, पार्किंसनिज्म में भी कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट खाना लिया लेकिन वह नीचे नहीं जा पाता, वह भी उस केस में रिवर्स हो जाता है। स्ट्रोक के केस में भी क्या होता है कि रिगर्जिटेशन के चांसेस बनते हैं। तो ये सब जितने जो कॉज देख रहे हैं वह सब रिगर्जिटेशन है। यानी सीधी सी बात आ गया कि
यहाँ से फूड रिटर्न हो जाती है। तो जो कॉज हमें स्टमक और ऑसोफेगस का कॉज सबसे ज्यादा मिलता है, और ये क्लासिया कार्डिया जो होता है वो सबसे नंबर 1 कैटेगरी आती है। नेक्स्ट आते हैं बात हम लोग के इसमें सिम्टम क्या होगी। सिम्टम तो समझ में आ गया कि जो भी फूड इंटेक करेंगे तो जस्ट आफ्टर फूड इंटेक फूड ज्यादा क्या होता है, रिवर्स बैक हो जाएगी। दूसरा क्या होगा इसमें कि स्टर्नम के पीछे आपको हैवीनेस रहेगा, स्टर्नल रेट्रोस्टर्नल पेन होगी, बार बार यहाँ पर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने से यहाँ पर बर्निंग जैसा सेंसेशन होगा, हार्ट बर्न होगा, या फिर उसके बाद थ्रोट इरिटेशन होगी, थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन होगी। ये सबसे कुछ ऐसा सिम्टम डेवलप होता है। पेशेंट जो है वह डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, पानी नहीं पी पाएगा, खाना नहीं खा पाता है, तो ये सब कारण से पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो अब जो चलिए ये तो हो गया मेरा कि मतलब कि सिम्टम में आता है। नेक्स्ट आते हैं साइन में। हम लोग साइन में कुछ देख नहीं पाते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये तो आ गया ट्यूब का डिजीज है, तो बाहर से हम कुछ नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि पेशेंट अगर खाना नहीं खाएगा तो उस केस में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा, वेट लॉस होगा पेशेंट के साथ, और अगर वाटर इंटेक नहीं करेगा तो डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट में। ये सब कॉम्प्लिकेशन होगा। दूसरा क्या होगा कि रिगर्जिटेशन होने के कारण बार बार ये एसिड रिफ्लक्स होगी, तो हो सकता है कि अल्सर हो सकता है, ऑसोफेजियल अल्सर हो सकता है फेरिंजाइटिस पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि बार बार जब फूड ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, फेरिंजाइटिस भी हो सकता है रिगर्जिटेशन में। अब जो बात आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो क्या हम लोग जांच करा के देख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग इंडोस्कोपी कराते हैं, और दूसरा बेरियम मिल टेस्ट कराते हैं। इंडोस्कोपी पता चल जाएगा कि कहाँ पे वह स्टेनोसिस है या कोई ऐसा डिसऑर्डर्स है। बेरियम मिल कराते हैं, उसमें पता चल जाता है। 2 जांच हम करा के देख लेते हैं। आज हम लोग आते हैं मैनेजमेंट पे, हम क्या करेंगे इस मरीज के साथ। देखिए, सबसे नंबर 1 नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल करके या राइस ट्यूब डाल करके हम लोग डायरेक्ट पहले फूड इंटेक कराते हैं, क्योंकि अब ऐसे तो फूड लेगा नहीं, तो उसको हम लोग तो अब राइस ट्यूब के सहारे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब डाल देते हैं। तो इसलिए क्या करते थे, एक तो हो गया हम लोग इसमें कि हम लोग राइस ट्यूब से देते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट को जरूरत पड़ता है तो आईवी इन्फ्यूजन भी हम लोग पेशेंट को देते हैं। आईवी इन्फ्यूजन में पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, जरूरत पड़ता है तो उसके साथ हम लोग विटामिन भी हम लोग आईवी इन्फ्यूजन में देते हैं। ये हो गया। बाकी आ गया फिर मेडिसिन। तो मेडिसिन इसमें जो करते हैं, जो ड्रग्स जो भी हम लोग देते हैं अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के अनुसार देते हैं। जैसा इटियोलॉजी होगा उसके अनुसार इसमें दवा चलाते हैं, या फिर अगर जरूरत पड़ता है तो फिर जैसे एंटी एमेटिक ड्रग्स में ओंडेम वगैरह होगा, फिर पेरिनॉर्म वगैरह हो गया, वो सब दे सकते हैं। होम्योपैथिक में हम लोग अगर देना चाहते हैं तो जैसे कोकुलस है, नेक्टम सल्फ है, नेक्टम म्यूर है, इपिकाक है, या फिर अकॉर्डिंग टू जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगी, जैसा डिजॉर्डर्स होगी, उसके अनुसार फिर हम लोग दवा चलाते हैं। ये था मेरा रिगर्जिटेशन। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।